वरिष्ठ साहित्यकारों से, अनुभवी साहित्यकारों से, और साथ में हम पाते हैं उनसे ज्ञान। कई जगह पर पड़ताल भी होती है, कई जगह खोज भी होती है। तो उनकी सारी साहित्यिक यात्रा के बारे में हम एक चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में हैं रूप सिंह चंदेल जी, जो एक अनुभवी कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, और हम उनसे सीख रहे हैं कि कैसे उपन्यास लिखे जाने चाहिए या कथा कहानियां लिखी जानी चाहिए। तो आज हम ऐसा करेंगे कि उनकी साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करेंगे। आइए सर, स्वागत है चंदेल साहब। बहुत दिनों से हमें फेस टू फेस होना ड्यू था, लेकिन चलिए आज हम साक्षात्कार के माध्यम से एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आप तो इतना लंबा समय से लिख रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये साहित्यिक लेखन की जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली है, कैसे शुरुआत हुई, क्या परिवेश था? संजीव जी, परिवेश तो मेरा कुछ था ही नहीं। माँ और पिताजी दोनों अपढ़ थे। हालांकि अपढ़ होते हुए भी मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे कलकत्ता में, आज का जो कोलकाता है। उससे पहले वो प्रथम विश्व युद्ध में रहे, फिर उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ी और पश्चिम बंगाल के पुलिस में रहे। बहुत सारी उन्होंने नौकरियां छोड़ी और की, और अंततः वो रेलवे में छोटे से पोस्ट से और रेलवे के गुड्स ट्रेन के ड्राइवर के रूप में रिटायर्ड हुए थे। तो मेरा कुछ बचपन का हिस्सा जो है कोलकाता में बीता था। पिताजी अपढ़ थे, लेकिन उनकी आकांक्षा थी कि उनके बच्चे पढ़े लिखे। तो पढ़ने लिखने का माहौल पिताजी ने बनाया। बड़े भाई पढ़ रहे थे, और तो इस तरीके से कहना चाहिए कि मुझे अगर परिवेश की बात करें कि कोई साहित्यिक परिवेश मुझे मिला, तो बिल्कुल नहीं मिला। ये एक संयोग है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कैसे है कि जब मैं 6वीं कक्षा में था तो पाकिस्तान और भारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। उसके पश्चात दैनिक जागरण मेरे हाथ में आया। उसमें एक वीर रस की कविता मैंने पढ़ी। उस वीर रस की कविता से प्रेरित होकर के मैंने एक छोटी सी कविता उसी की तरह की तुकबंदी लिखी, और उसके पश्चात बस तुकबंदियां लिखी। हाँ, तो लेकिन प्रेरणा की अगर बात करें तो 6वीं 7वीं 8वीं इन कक्षाओं में पढ़ते हुए प्रेमचंद और दूसरे साहित्यकारों को मैंने पढ़ा, तो उनसे मुझे जरूर प्रेरणा मिली, और शायद उन लोगों की प्रेरणा ही मुझे साहित्य की तरफ ले गई। तो किस साहित्यकार की छाया ज्यादा पड़ी आप पर? प्रेमचंद। कभी कहानी में मन रम गया आपका? कहानी और उपन्यासों में नहीं, कहानी और उपन्यासों में रमने का कारण तो एक ये है कि मैंने आपको शायद एक दिन फोन पर बताया भी था कि कविताएं लिखी, और सुभाष नीरो के सहयोग से कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने उस कविता संग्रह को पढ़ने के पश्चात मुझे जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने साफ लिखा कि तुम कुछ भी बन सकते हो, कभी नहीं बन सकते हो। कविताएं लिखना छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा दरअसल वो ठीक ही लिखा उन्होंने। वो ठीक इसलिए लिखा कि वो कविताएं जबरदस्ती के लिखी गई कविताएं थी। केवल उस एक संग्रह प्रकाशित करवाना है, इसलिए मैंने जबरदस्ती लिखी। उन्होंने तो वाकई में उन्होंने कविताएं लिखी और आज भी कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन मैंने तो जबरदस्ती लिखी थी। केवल ये कि एक मेरी किताब आ जाएगी, एक संग्रह प्रकाशित हो जाएगा। तो लेकिन इसके पश्चात मेरी हम लोगों की मुलाकात डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल से हुई। डॉक्टर लाल कथाकार थे, नाटककार थे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि रचनाकार को, साहित्यकार को अपने अंदर ये वो समझना चाहिए, खोजना चाहिए कि वो वास्तव में क्या कर सकता है, क्या लिख सकता है, और जो वो लिख सकता है, जो वो कर सकता है, उसे वही करना चाहिए, चारों तरफ हाथ करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि मैं कथा साहित्य में ही, और एक और बड़ा कारण है कि पीएचडी में प्रताप नारायण श्रीवास्तव पर कर रहा था, जो कानपुर के थे। बहुत वरिष्ठ कथाकार थे, प्रेमचंद के जमाने के थे, और विश्वमन्ना शर्मा कौशिक और भगवत चरण वर्मा के क्लास फेलो भी रहे थे। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने उपन्यास लिखे थे,
उनके उपन्यासों पर मैं शोध कर रहा था, शोध कर तो रहे हैं। वो भी एक कारण बना कि मैं फिर कथा साहित्य पे ही अपने को मैंने रमा लिया पूरी तरीके से। गुड। तो पहली रचना आपकी कब प्रकाशित हुई और कहाँ प्रकाशित हुई? पहली रचना मेरी जनेऊ एक अखबार निकलता था जिसके कभी नामवर सिंह ही संपादक जी। ये पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस जो झंडेवालान में है, हाँ। वहां से निकलता था जनेऊ। तो पहली मेरी कहानी रसोइया उसमें प्रकाशित हुई थी मार्च 1989 में। जी। उसके बाद फिर कहानियों का थोड़ा सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कुछ ऐतिहासिक कहानियां लिखी। एक मैं मुरादनगर में था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में नौकरी करता था। वहां एक विविधा संस्था थी, उस विविधा संस्था की गोष्ठियां हुआ करती थी। तो वहां एक प्रेमचंद गर्ग हुआ करते थे जी। जिन्होंने मुझे उस संस्था से जोड़ा था। तो गर्ग जी को इतिहास में बड़ी रुचि थी, तो उन्होंने मुझे इतिहास की तरफ भी मोड़ा। मेरी रुचि इतिहास में थी, पढ़ने की। तो उन्होंने एक कहानी, उन्होंने एक आलेख लिखा हुआ था गन्ना बेगम पर। वो आलेख मुझे इतना पढ़ा उन्होंने गोष्ठी में, तो वो आलेख इतना अपीलिंग लगा कि मैंने उनसे मांगा, मैंने कहा अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं इस आलेख को लेकर के इसके आधार पर एक कहानी लिखना चाहता हूँ। तो मैंने एक ऐतिहासिक कहानी लिख दी, गन्ना बेगम नाम से। बस उसके बाद कुछ ऐतिहासिक कहानियां भी लिखी और सामाजिक कहानियां लिख ही रहे थे, फिर बाल साहित्य, लघु कथा, और इसके बाद फिर धीरे धीरे उपन्यास की तरफ जो आए, तो बस अब तो उपन्यास ही है। तो इतनी विधाओं में काम किया। वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो मैंने साक्षात्कार किए हैं उनमें से 98% साहित्यकारों ने पहली कविता ही लिखी है। हाँ, तो मैंने भी पहली कविता ही लिखी ना। मैंने आपसे वही तो मैं आपको वेट कर रहा हूँ कि हर साहित्यकार कविता से शुरू हुआ और किसी नई विधा में जाके जुड़ गया। नहीं, मैंने भी पहले कविता ही लिखी ना। मैंने कहा ना 6वीं में वो तो जो तुकबंदी थी वो भी तो एक कविता ही थी। उसके पश्चात छोटी सी डायरी बना ली थी, उसमें तुकबंदियां करता रहा, दोहे लिखे, साखियां लिखी, और बाद में अंततः आपको पता है कि किंचित नाम से 79 में 1989 में 89 में जो है मार्च 89 में ही वो हम लोगों का दोनों का संयुक्त संग्रह भी आया। अच्छा। तो हाँ, वो संयुक्त संग्रह किंचित नाम से, हालांकि मैं अब उसे अपने उसमें नहीं देता हूँ अपने परिचय में, क्योंकि वो मैंने तो खारिज करना था और वो हो गया। बाकी सिंह साहब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अनुस्वार में मैंने एक स्तंभ रखा है जी, मेरी पहली कलम से। वो इस बार जो आपने कलम हुए हाथ बलराम की कहानी छापी है, उसकी बात कर रहे हैं? पिछली बार भी ये कहानी छापी थी हमने। अच्छा 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 अच्छा। तो हम चाहेंगे कि यदि आप उचित समझें तो एक पहली कलम वाली अगली आप लिखिए। नहीं, वो पहली कलम वाली यत्किंचित ही अब नहीं मेरे पास में, तो वो क्या आपको दे दूंगा। वो अब मेरे पास आई नहीं, तो उसमें से हम क्या निकाल करके देंगे। दे सकते हैं तो पहली कलम वही कहानी दे सकते हैं, वो रसोईया कहानी जो मैंने। हाँ, कहानी सही, उसमें क्या दिक्कत है, कविता कहानी कुछ दो। हाँ, वो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। वो मैंने इसलिए चालू किया है जी कि उदीयमान लेखकों को या नए लेखकों को ये पता चले कि सब कोई अच्छा उपन्यास पहली बार में ही नहीं लिख लेता। बिल्कुल नहीं लिखता। और यह भी बता, अगर मेरी बात को आपके इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मित्र लोग, और अगर भाई बलराम जी भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी अन्यथा न ले, तो मैं जहां तक मेरा अपना मानना है कि कलम हुए हाथ भी उनकी पहली कहानी नहीं। उस कहानी तक पहुंचने के लिए उन्होंने जरूर कुछ कहानियां पहले लिखी होंगी, बेशक फाड़ के थे। हाँ, ठीक बात है, पॉसिबल है। हाँ, जैसे रसोईया लिखने से पहले मैं, चूंकि मैंने कहा मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रहता था, नौकरी करता था, नौकरी का मतलब अकाउंट्स में था, और हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल जंगल में, मतलब स्टेट से बिल्कुल अलग था। मैं जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया और मैं पीएचडी ज्वाइन करने की मैंने प्रक्रिया मेरी प्रारंभ हुई, और मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े पीएचडी आसानी से, मुझे कोई गाइड लेने को तैयार नहीं था। कानपुर के बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया कि आप प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में आपने फर्स्ट डिवीजन बेशक पाया होगा, लेकिन हम आपको नहीं देंगे क्योंकि आप प्राइवेट स्टूडेंट थे। तो हाँ, देखिए, मेरा फर्स्ट डिवीजन था, डीएवी कॉलेज में एकमात्र मैं फर्स्ट डिवीजन था उस वर्ष, लेकिन मुझे कोई भी वहां का
प्रोफेसर लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं प्राइवेट था, उनको रेगुलर चाहिए था। जो और दूसरी बात यह है कि उनको ऐसा चाहिए था जो उनकी सेवा कर सके। आपको पता है कि ये हाँ, बात चूंकि मैं वहां रहता नहीं था तो उनको एक सेवक चाहिए होता है, और मैं सेवा कर नहीं सकता था क्योंकि मैं मुरादनगर रहता था, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि और बहुत सारी बातें हैं, वो यहाँ बताना ठीक नहीं होगा कि किस किस ने क्या क्या अपेक्षाएं की थी मुझसे, और मुंह खोल करके कहा था कि मुझे इतने हजार रुपए दोगे तो रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। ये वही 77 78 की बात है, जब मुझसे 3-3 हजार रुपए लोगों ने मांगे थे कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, आप देखिए कि शिक्षण जगत में आपके यहाँ इस कार्यक्रम में हो सकता है कुछ प्रोफेसर भी जुड़े हुए हों। क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज कानपुर के डॉक्टर बाल मुकुंद गुप्त ने मुंह खोल करके कहा था कि 3,000 रुपए दीजिए तब रजिस्ट्रेशन होगा। उस जमाने के 3,000 रुपए की क्या कीमत थी, आप आज सोच सकते हैं। बहुत मोदी डिग्री कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर वाजपेयी ने मुझसे स्वयं कहा कि 3,000 रुपए दीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए, और प्रतिवर्ष जब तक पीएचडी नहीं करेंगे आपको 1,000 रुपए देना है। खैर, तो ये बहुत सारी बातें थी। तो मैं जब तक मुझे नहीं मिला, गाइड मिल गए, इसके बाद फिर विषय की समस्या आई, तब तक कौन मैं से गाइड सर, अगर आप बताना चाहें? मेरे गाइड डॉक्टर बैजनाथ त्रिपाठी थे। कानपुर के जो बहुत बड़े चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एमएल त्रिपाठी थे, उनके बड़े भाई थे डॉक्टर बैजनाथ त्रिपाठी, जो डीबीएस डिग्री कॉलेज में थे। जी जी। तो उन तक वो तो मिल गए, लेकिन मुझे विषय की बड़ी समस्या थी। विषय आसानी से नहीं, क्योंकि मरे हुए साहित्यकारों पर ही कानपुर विश्वविद्यालय उन दिनों पीएचडी करवाता था। अब तो मैं जिंदा हूं, तब भी मेरे ऊपर हो गई कानपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी। तो उस समय मैं क्या करता था कि हर शनिवार, क्योंकि संडे इतवार छुट्टी होती थी, हर शनिवार रात भर कहानी लिखता था। मेरे हॉस्टल के सामने से साइकिलों से लोग फैक्ट्री जा रहे होते थे, और मैं उनको देखता रहता था, या आ रहे होते थे छूट करके वहां से 5 बजे, और मैं सुबह तक, रात में 10-11 बजे से शुरू करता था और सुबह तक कहानी लिखता था, और फिर मित्रों को पढ़वाता था, और मित्र पूरी तरीके से उसकी आलोचना प्रत्यालोचना करते थे, और मैं उसे फाड़ के फेंक देता था। तो इस तरीके से कितनी कहानियां फाड़ के फेंकी गई, तब जाकर के वो एक रसोइया लिखी गई, या छपी, और उसके बाद फिर तो ये होता है कि या तो भाई कोई रचनाकार इतना प्रतिभाशाली हो कि जन्मतः प्रतिभाशाली हो, जैसे कहते हैं ना कि वो लेकर के पैदा हो इतनी बड़ी प्रतिभा, तो ही वो कोई पहली रचना उसकी इतनी ग्रेट रचना बनी। आप अपनी कविता का कुछ अंश याद है आपको? नहीं, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं मुझे, कुछ भी याद नहीं मुझे, ना मेरे पास कविता है ना कुछ याद नहीं मेरी भी पहली रचना जो थी वो कविता ही थी, जो 1975 में छपी थी। देखिए, आपने जो एक बात कही कि 98%, 98% लोग कविताओं से ही शुरू करते हैं, क्योंकि दरअसल व्यक्ति बहुत, जो रचनाकार होता है, बहुत संवेदनशील होता है, और सबसे पहले कविता ही उसके मन में उपजती है। जी, वाल्मीकि के तो मतलब आप वाल्मीकि से उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे कविता ही उनके मन में उपजी। खैर, वो तो एक अलग बात है कि वो कविताएं ही लिखते थे, या वो जमाना भी कुछ और था कि लोग कविताएं ही लिखते थे, या साहित्य। तो काव्यम रसात्मकम एकम होता था ना। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको अंत में फिर यही गद्य की विधा अच्छी लगी, और आप इसी में पूरी तन्मयता से जुड़ गए? हाँ, गद्य की विधा अच्छी लगी, और गद्य की विधा में मैंने जैसा आपको कहा, कविता तो कविता की तो बात हो ही गई कि कविता में अब नहीं लिख ही नहीं पाया, और कुछ अब याद भी नहीं है, और न कविता मेरे दिमाग में, और यहाँ तक कि कविता पढ़ने में भी मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। और जब कोई कहता है कि मेरी कविता पर लिख दो, तो आप यकीन मानिए कि मेरे लिए ना पसीने छूट जाते हैं मेरे, कि मैं कविता को अब आपकी खंड काव्य पे या आपके उस पर कोणार्क पर मैं लिखा, तो आप सोचिए कि मुझे बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है। डेफिनेटली अच्छा लिखा है, डेफिनेटली। मैं जो लिखता हूँ तो थोड़ा मेहनत करके ही लिखता हूँ लेकिन मतलब होता है, चैलेंज होता है मेरे लिए, काफी मुश्किल। ठीक बात है। तो 2 विधाएं हैं, नाटक और व्यंग। ये मैंने मुझसे नहीं सके, मैं इनकी तरफ गया ही नहीं। बाकी मैंने शायद लगभग सारी विधाओं पर लिखा है। आलोचना भी लिखी, समीक्षा भी लिखी, बाल साहित्य भी लिखा, लघु कथाएं भी लिखी, कहानी भी लिखी, संस्मरण, यात्रा संस्मरण, रिपोर्टाज। उनमें आप विधावार किस किस किताब को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं?
विधावार किस किस किताब को मतलब आप कहानियों में कौन सी कहानी आपके सबसे रुचिकर है देखिए, आपके हिसाब से? कहानियों में सबसे रुचिकर की अगर बात करें तो रुचिकर नहीं, जो सबसे ज्यादा सामयिक या जो लोगों द्वारा सराही गई कहानी है। दरअसल लेखक को तो हर रचना अच्छी लगती है ना। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि वो जन्म देता है, माँ और पिता उनको तो अपना बच्चा पसंद प्यारा होता ही होता है। ठीक बात। लेकिन दूसरों को जो चीज पसंद है, तो मेरी एक कहानी है भीड़ में। हाँ, हंस में छपी थी 2001 जनवरी 1 में, बहुत पसंद की गई। वो बुजुर्गों पर कहानी है, एक बुजुर्ग की कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा। उसको पढ़ करके कितने ही बुजुर्गों ने मुझे संपर्क किया कि उनकी रातों की नींद हराम हो गई इस कहानी को पढ़कर। ओह, अच्छा। बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत ही मतलब समकालीन स्थितियों पे बुजुर्गों की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से शायद मुझे लगता है व्याख्यायित किया है मैंने, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आ रही है। अभी 4 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही एक मित्र का फोन था, उन्होंने हाल में उस कहानी को दोबारा पढ़ा। और एक और कहानी, ब्रजेंद्र त्रिपाठी जब संपादक थे समकालीन भारतीय साहित्य के, उसमें एक पीके कहानी छपी। ये तो पिछले सालों में ही है। हाँ, ये 2019 में छपी थी, 2019 में छपी थी। उस कहानी को मैंने तो लिखा, जैसे मतलब जो पात्र मेरे दिमाग में मेरे सामने आए थे। और एक बात मैं बता दूं, मैं कभी भी काल्पनिक पात्र नहीं देता, चाहे वो कहानी हो चाहे उपन्यास हो। मुख्य पात्र उसका वास्तविक ही होता है, तभी मैं लिख पाता हूँ, अन्यथा मैं नहीं लिख पाता हूँ। तो अच्छा। उस कहानी को अभी एक छात्र है, शोध छात्र है सिलीगुड़ी का, वो पीएचडी कर रहा है कहानियों पर। तो उसने उस कहानी के साथ कई मेरी कहानी निकाल ली और उसने अपना एक पर्चा लिखा है, उसने लिखा कि ये पुरुष विमर्श की कहानी है। होता क्या है कि आप ये जानते हैं कि केवल महिलाएं ही नहीं सताई जाती हैं समाज में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महिलाओं द्वारा पुरुष भी बहुत सताए गए हैं और सताए जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो पीके कहानी इस विषय की कहानी है और वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत सही। अभी पीछे दिन एक गोष्ठी में चर्चा चल रही थी जी, तो हमने कहा व्यंग का जहां तक सवाल है, आप जिन चीजों पे लिख रहे हैं उन्हीं पे लिख रहे हैं, कभी नई चीजों को लिए भी विचार कीजिए, तो ये वह क्या होना चाहिए। तो हमने कहा आप रेप लिखते हैं, दहेज पर लिखते हैं, स्त्रियों की सशक्तिकरण की बात करते हैं, कम से कम ये भी तो देखिए कि पुरुष भी तो सताया हुआ है रेप का, झूठे किस्सों का, झूठे इल्जामों पर। केवल इल्जामों की बात नहीं करें, आपको मैं बता रहा हूं कि पारिवारिक स्थितियों में बहुत सारे मामले ऐसे हैं, लोग लिखते नहीं हैं या लोग बचते घूमते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर स्त्रियों ने पतियों का जीना हराम कर रखा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में, हाँ सॉरी, मैं 1 मिनट अपनी बात करूँ। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर ऐसे जिनकी पत्नियां प्रोफेसर हैं और उन्होंने उन पतियों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई बार तो घर छोड़ के भाग गए। ओह माय गॉड। मेरा थोड़ा दायरा आपके अपेक्षा थोड़ा अलग है, लोगों से काफी ज्यादा संपर्क में रहता हूं, तो बहुत सारी चीजें जानकारियां होती रहती हैं। जी, शिक्षा जगत के साथ में उतना गहरा रिश्ता नहीं हो पाया क्योंकि मैं प्रोफेशनल साइड में चला गया, तो शिक्षा साइड। हाँ, नहीं, मेरा तो चूंकि जब मैंने पीएचडी कर ली या पीएचडी कर रहा था, उसी के दौरान से फिर मेरा इतना ज्यादा संपर्क हुआ और शिक्षा जगत और साहित्य जगत दोनों से मेरा बहुत गहरा संपर्क रहा। लेकिन एक चीज का कन्फेशन करूंगा जी, कि वकील होने के नाते जी और थोड़ा सा ज्योतिष जानने के कारण, अच्छा, ऐसी घटनाएं बहुत लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में मेरे सामने आई है पीछे। और मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम मैं कहानी नहीं लिख सकता तो मैं लघु कथा तो लिख ही दूं। अरे यार, लघु कथा दूसरों के लिए रहने दो, उपन्यास लिखो। देखो उपन्यास तो लिख ही रहे हैं, अगर हम कोणार्क भी लिख रहे हैं तो भी वो कथा काव्य है। हाँ, बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ।
गद्य उपन्यास भी मतलब पद्य उपन्यास भी लिखे गए हैं। कुछ लोगों ने प्रयास किया है कि पद्य उपन्यास भी लिखे हैं। हमारे एक वीरेंद्र कुमार गुप्त थे, ये योगेश गुप्त के बड़े भाई, उनके 3 बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य जो किताब घर और राजकमल दोनों ने छापे हैं, और विजेता और प्रियदर्शी, ये ऐतिहासिक उपन्यास, बहुत 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 महत्वपूर्ण उपन्यास है। उन्होंने पद्य बहुत उपन्यास, हाँ? पद्य उपन्यास नहीं, पद्य उपन्यास उन्होंने कोई लिखा है, मतलब मैं ये तो अच्छा, ये तो उनके गद्य उपन्यास हैं और बहुत जी जी, महत्वपूर्ण, लेकिन पद्य उपन्यास भी उन्होंने कोई लिखा है, वो मेरे पास नहीं। हाँ, मेरे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोगों ने मैंने प्रयोग किया है इस तरीके का, लेकिन मैंने 6 पद्य उपन्यास लिखे हैं। अच्छा, मैं एक बात बहुत धीरे से कहूं कि मैंने तॉलस्ताय पर बहुत काम किया है, तो आपको शायद पता होगा ना, लियो जी तॉलस्ताय पर जी, काम ये तो पता है मुझे। हाँ, तो लियो तॉलस्ताय के कुछ मित्र जो लिखना चाहते थे कुछ चीजें नहीं, जैसे वकील, आप वकील हैं, तो उनके कई वकील मित्र थे, जज मित्र थे। तो एक वकील मित्र ने उनको एक कहानी सुनाई, उनका नाम था कोनी। उन्होंने उनको एक कहानी सुनाई, और तो उन्होंने, तॉलस्ताय ने कहा कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने सुनाई है, इस कहानी नहीं, मतलब वास्तविक घटना थी। तो उनके पास, तो उन्होंने कहा कि सॉरी, वो वकील नहीं थे, जज थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा एक केस आया था और ये केस ऐसा है। तो तॉलस्ताय ने कहा कि आप इसे लिखिए। 1 साल हो गया, उन्होंने नहीं लिखा। तॉलस्ताय ने फिर उनसे पूछा कि भाई आपने वो लिखा? नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा भाई देखो, अगर आपत्ति ना हो तो आप मुझे परमिशन दीजिए, उसे मैं लिखूंगा। आप जानते हैं वो क्या उपन्यास बना? वो पुनरुत्थान था। रिसरेक्शन उपन्यास की कहानी ये है कि वो इस तरीके से लिखा गया था। एक इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो मैं ये बात यार स्वार्थवश कह रहा हूं कि मैं जब आपसे मिलूंगा, आप अगर कोई चीज नहीं लिख पाते हो तो वो सब मुझे बता देना। तो मैं लिखूंगा, मैं लिख लूंगा। आप एज ए राइटर लिखोगे या घोस्ट राइटर लिखोगे? घोस्ट राइटर तो लिखूंगा, एज ए राइटर लिखूंगा। भाई आप नहीं, मेरे पास आपका, बहुत कहानियां हैं ऐसी। हाँ, आपको भूमिका में आपका उल्लेख करूंगा कि भाई ये जो है विषय हमें डॉक्टर संजीव ने दिया है। नहीं, मैं दे चुका हूँ कई लोगों को विषय और थोड़ा सा भूमिका, या इसे अच्छा, जो डिस्कस करता है कैसे शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं एक्चुअली, आप जानते हैं जो असफल विद्यार्थी होते हैं वो सबसे अच्छे गाइड होते हैं। तो वैसे ही गद्य का असफल विद्यार्थी होने के साथ कारण जो है ना, मैं गद्य का बहुत अच्छा निर्देशक हूँ। अब ऐसा है कि मेरे पास में जो कुछ लोग आते हैं ना, नए लोग, ये उपन्यास कैसे लिखना है, उपन्यास पर चर्चा करते हैं, मुझे बताइए, तरीका बताइए, क्या हो सकता है, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। मैं अब आपके पास भेज दिया करूंगा। तो मैं क्लास शुरू करूंगा, लेखक कैसे बने। हाँ, आप जो है वो कहा, अंबाला छावनी में वो एक है, पहले लेखक कैसे बनाते थे ना, वो एक तारिका पत्रिका जहां से निकला करती थी। हाँ, तो इसी तरीके से शुरू कर दो एक क्लास भाई। कभी कभी मुझे भी गेस्ट टीचर के रूप में बुला दिया, स्पीकर। हाँ, गेस्ट स्पीकर। हाँ। तो बातों बातों में आपसे एक प्रश्न का उत्तर तो हमें प्रश्न पूछने के पहले ही मिल गया कि आप पात्रों को वास्तविक जीवन से उठाते हैं। हाँ, काल्पनिक पात्रों पे ज्यादा काम नहीं करते हैं। नहीं, तो इसी के साथ मेरे जो मुख्य पात्र है, जैसे उपन्यास है या इवन कहानी ही ले लीजिए, कहानी का जो मुख्य पात्र होगा मेरा वास्तविक पात्र होगा, लेकिन कहानी बुनने के लिए वो अलग बात है। हाँ, वो जोड़ने पड़ते हैं, आपको परिवेश जोड़ना पड़ता है, वातावरण जोड़ना पड़ता है, और पात्र भी जोड़ने पड़ते हैं। तो परिवेश की बात हम अगला प्रश्न पूछने जा रहे थे आपसे। जी। तो वो आई गया। तो परिवेश में से कौन कौन से एलिमेंट्स और कैसे आप चयन करते हैं, और उसमें कितनी काल्पनिकता और कितनी वास्तविकता का विषय वस्तु के साथ में वीविंग करते हैं? देखिए, अगर परिवेश की बात करें तो परिवेश में काल्पनिकता तो आपको लानी ही पड़ेगी, तभी तो वो रचना बनती है।
हाँ, ड्रामेटाइज करना पड़ेगा। हाँ नहीं, क्योंकि आप सत्य कथा नहीं लिख रहे हैं, आप कहानी लिख रहे हैं, और वो कहानी को इतना आपको संप्रेषणीय बनाना है, पाठकों तक पहुंचाना है कि पाठकों को उसमें वास्तविकता के दर्शन भी हों, और हाँ, और जो कथानक है वो मतलब ऐसा लगना चाहिए, होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई चीज उससे निकल करके आनी चाहिए जी। तो जो परिवेश, अब जब कोई घटना घटती है तो हम उसको एज इट इज उठा करके उसी रूप में प्रस्तुत लेखक नहीं करता है, मैं नहीं, कोई भी लेखक, क्योंकि वो सत्य कथा नहीं लिख रहा होता है। अच्छा, और जहां तक कुछ पात्रों की, अभी हमने इससे पहले भी बात की है कि किसी रचना को रचना बनाने के लिए कुछ पात्रों को भी उसमें जोड़ना पड़ता है, अगर जरूरत है तो। जरूरी नहीं है कि कई बार एक ही पात्र से पूरी कहानी लिखी जाती है, लेकिन जब कहानी में कहीं कुछ विस्तार आता है, कुछ और चीजें जुड़ती हैं, तो कुछ काल्पनिक पात्र भी आ जाते हैं, और वह पात्र भी उस परिवेश को मजबूत बनाते हैं। बाकी मतलब मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपके घर के आसपास कोई घटना घट जाती है, तो लेखक वहां वो पूरा परिवेश तो लेगा ही लेगा, कुछ चीजें वो अपने तरफ से भी जोड़ देता है। ठीक बात, सेतु बनाना पड़ता है। हाँ हाँ, आपको एक पूरा वो बनाना पड़ता है, क्या कहते हैं, पूरा दृश्य बनाना पड़ता है। ठीक बात। तो जो विषय वस्तु आप चुनते हैं उसमें भी वास्तविकता पूरी होती है? हाँ, मतलब लगभग पूरी वास्तविकता तो नहीं कहूंगा, मैंने अभी वही कहा ना कि विषय वस्तु जो चुनते हैं उसमें मुख्य जो खास कोई चीज आपको प्रभावित करती है कि हाँ ये, माने कोई पात्र है या उस पात्र से जुड़ी हुई कोई घटना है, वो आपको लगता है कि यार ये लिखा जाना चाहिए, ये जरूरी है, आवश्यक है, ऐसी घटना घटी है और इससे समाज को कुछ प्राप्त होने वाली। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई कहानी या कोई रचना इसलिए नहीं लिखता हूँ कि मैं एंजॉय, मनोरंजन के लिए कोई रचना नहीं लिखता, उससे कुछ हासिल होना चाहिए, हासिल होना। हाँ, ठीक है। या कुछ उद्घाटित होना चाहिए कि समाज उस पर सोच सके। जैसे मेरा एक उपन्यास है, मेरे सारे उपन्यास हैं वैसे तो, बाकी एक उपन्यास का मैं जिक्र करूं विशेष तौर पर, गलियारे, बहुत चर्चित उपन्यास है। गलियारे दरअसल सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर लिखा गया है। उसके 50% पात्र वास्तविक है। विभाग, वातावरण, सरकारी तंत्र, सब कुछ वैसा ही है। अब प्रश्न यह है कि आप परिवेश को कैसे उठाएंगे। तो मान लीजिए आपने एक जगह का विवरण लेना है, एक जगह की स्थिति का चित्रण करना है, तो 4 चीजें उसमें इधर से उधर से भी जोड़नी पड़ती हैं, तब वो मुकम्मल एक परिवेश बन जाता है। जी, तो सही है। तो अब अगर आपसे ये हम जानना चाहें या हमारे मित्रगण ये जानना चाहें कि आपके जो उपन्यास और कहानियां हैं उनका फोकस किधर है, राजनीति, अर्थनीति, सामाजिकता या टेक्नोलॉजी? नहीं, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल नहीं है, सामाजिकता है, उसमें अर्थनीति। जब हम समाज को लेते हैं तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है। समाज में बहुत सारी चीजें, उसमें राजनीति भी आ जाती है, उसमें सामाजिक विद्रूपताएं भी आ जाती हैं, अर्थतंत्र भी आ जाता है, धार्मिकता भी आ जाती है। तो फोकस तो समाज के किसी न किसी खास विषय को लेकर के होता है, और राजनीति भी आ जाती है। मेरे अमूमन लगभग सभी उपन्यासों में कहीं ना कहीं राजनीति है। और अगर विषय के चयन की बात करें तो मेरे ज्यादातर विषय हाशिए पर पड़े हुए लोगों पर केंद्रित रहे। ओके। या ब्यूरोक्रेट्स जो, जिनके साथ मैं नौकरी की, मैंने उनको देखा, उनको जाना, और शिक्षण जगत भी आ गया है। मेरे 3 उपन्यास, एक नटसार, बघेल, और जो मेरा नया लिखा गया है ये शिक्षण जगत से जुड़ा हुआ, क्योंकि शिक्षण जगत के भी उतार चढ़ाव, शिक्षण जगत के भी उतार चढ़ाव मैंने बहुत गहराई से,
हमने क्या कहा काम उल्लेखनीय नहीं है। ये आवाज आपकी धीमी कैसे हो गई? पॉज हो गया क्या? पता नहीं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आपका आपका प्रश्न पूरी तरीके से समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। हाँ, मैं प्रश्न ये था क्योंकि शिक्षा जगत में भी बड़े उल्लेखनीय विषय हैं हो अद्भुत जिन है, पर अद्भुत लिखा है। जा सकता अब आप सोचिए कि मैं अगर 3 उपन्यास लिख चुका हूँ शिक्षा जगत पर, 3 उपन्यास। नटसार 408 पेज का उपन्यास है, बगैर 234 पेज का उपन्यास है, और ये मकान नंबर 199 जो लिखा गया है अभी 9 मई को पूरा हुआ है, ये 450 पेज का उपन्यास है। अब आप अंदाजा लगा दीजिए यहाँ कि पर अभी भी बहुत यहाँ पर इतने एक प्रश्न, आप सॉरी टू पूछिए। इंटरप्ट, नहीं यहाँ नहीं पर मैं भूल न जाऊं इसलिए तुरंत पूछ लेता हूँ जी। कि आपके संज्ञान में या आपके अनुभव के आधार पर क्या किसी उपन्यास को इतना बड़ा होना चाहिए या इसे 150-200 पेज तक ही रखा जाना उचित है? यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं। देखिए होता क्या है, विषय और पात्र, लेखक को विषय और पात्रों को छोड़ देना चाहिए। वे जहां और जितना जाना चाहते हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हमें केवल 200 या 150 पेज में ही उपन्यास लिखने हैं, ये बंधन पात्रों पर नहीं थोपा जाना चाहिए लेखक के द्वारा। विषय के साथ पूरा न्याय तभी होगा जब आप जो चीज आप लिखना चाहते हैं, जिस चीज को आप व्याख्यायित चित्रित करना चाहते हैं जी, उनको पात्रों के ऊपर छोड़ दीजिए। पात्र स्वयं रास्ता तय करते हैं और स्वयं खड़े होते हैं कि हाँ बस आप अंत कर दीजिए। तो जो ये कंसेप्ट आजकल चला है ना कि उपन्यास को 150-200 पेज तक ही होना चाहिए अन्यथा पढ़ा नहीं जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े आप बात देखिए कि तॉलस्टॉय का युद्ध और शांति 1600 पेज का उपन्यास है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही पढ़ा जाता है। दोस्तोयेवस्की का ब्रदर्स कारामाजोव, ये आपके ब्रदर्स कारामाजोव 12 पेज का उपन्यास, उसकी पठनीयता पे कोई बाधा नहीं आई है। इसके अलावा अन्ना कारेनिना 700-750 पेज का उपन्यास है, कितना पढ़ा जाता है। प्रेमचंद के उपन्यास कई, रंगभूमि, कर्मभूमि, बड़े उपन्यास है, छोटे उपन्यास नहीं है ना। जी जी। और भोले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का, या यशपाल का झूठा सच 1200 पेज का है, पढ़े जाते हैं। दरअसल है क्या कि हमारे यहाँ इस समय स्थितियां ये हो गई हैं, पिछले लगभग 20 साल से तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, खासतौर से अन्यथा नहीं लेंगे हमारे अगर युवा वर्ग के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, कि पढ़ने की आदत कम हो गई है। सही है। और क्लासिक चीजें नहीं पढ़ना चाहते हैं। तत्काल कुछ आया, पढ़ा, चर्चा की, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक लेखक को न केवल अपनी भाषा, अपने से भारत की अन्य भाषाएं, बल्कि विश्व स्तर के तमाम महत्वपूर्ण रचनाओं को अगर उसके बड़ा लेखक बनना है तो पढ़ना ही चाहिए। बड़ा लेखक तभी बन सकते हैं जब आप बड़े लेखकों को पढ़ेंगे, जब आप दूसरे बड़े लेखकों को पढ़ेंगे और आप जानेंगे कि उन्होंने क्या लिखा था और कैसे लिखा था। जी। मैंने तो दोस्तोयेवस्की की जीवनी भी लिखी है ना, आपको शायद ये पता होगा, तभी दोस्तोयेवस्की के उपन्यासों का मैंने जिक्र किया। हाँ, दोस्तोयेवस्की के प्रेम नाम से एक दोस्तोयेवस्की की जीवनी 232 पेज की मैंने लिखी थी, 2008 में छपी थी, और बिल्कुल अलग तरह से लिखी। तो उनकी अन्य लिखी हुई जीवनियों से बिल्कुल भिन्न जीवनी है। जी। तो बड़े, अगर बड़ा रचनाकार बनना है, मैं छोटा रचनाकार हूं अभी, मतलब बड़ा तो सोच ही नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे एक बात ये लगती है कि आपको, रचनाकार को, सबको पढ़ना चाहिए और बड़े बड़े लेखकों को पढ़ना चाहिए। ठीक बात। मेरा अनुभव भी यही है। अभी मैं एक पद्य उपन्यास लिख रहा हूँ या पद्य कथा लिखी है माधवी पर। तो यद्यपि मैं सोचता हूँ कि ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी वो 300 पेज चली गई।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि आप परवाह अगर करेंगे ना तो आपकी रचना मर जाएगी, आपके पात्र जो है पंग होकर रह जाएंगे। वो कहेंगे कि आपने तो चलाया ही नहीं मुझे, आपने तो बैसाखी लगा दी मेरे पैरों में, और मैं, या मतलब आपने तो पहले मेरे पैरों को बांध दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बात। पात्रों को छोड़ दीजिए, पात्र स्वतः तय कर देगा कि मुझे कहां तक यात्रा करनी है, मेरा अपना। लेकिन मैं एक आलोचक ने मुझे ये कहा कि सर मेरा पाथा टीला उपन्यास 300 पेज का है। एक आलोचक ने मुझे फोन करके कहा कि सर आपका ये उपन्यास 300 पेज का है, अगर ये उपन्यास जो है 250 पेज का होता तो बहुत अच्छा होता। अरे कैसे हो जाता भाई, पात्रों के साथ न्याय करना है कि नहीं करना है। ठीक बात है। तो मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैं तो कम से कम किसी के कहने पर, किसी के दबाव पर, चाहे वो कोई प्रकाशक भी मुझे कहे कि यार ये सब ये बड़ा उपन्यास हो गया, भाई ठीक है मत छापिए, रखा रहने दीजिए, मेरे मरने के बाद छपेगा। एक्चुअली अंग्रेजी में ये परंपरा आई कि बड़े उपन्यास के जगह पर लघु उपन्यास, शॉर्ट नॉवेल। हाँ, वो तो दरअसल वही सब कुछ। शॉर्ट नॉवेल को देख करके लोगों ने ये हाँ, देखा कि हाँ, वो एक ही फ्लाइट टाइम में पढ़ लेते हैं, बंबई पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है, तो उनको हाँ, लगता है कि उसको बुक मार्क नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ असल में बहुत कुछ तो विदेशों से ही आयातित होता है ना। हाँ हाँ, बहुत कुछ साहित्य में तो बहुत कुछ होता है, बल्कि लोगों ने तो विदेशी साहित्यकारों की नकल मार मार करके और वो लेखक बन गए। हाँ, लेखक बन गए। इसी विदेशी के नाम पर मेरे को एक प्रश्न याद आता है कि कहा जा रहा है कि व्यंग विधा जो है वो अपने आप में एक स्पष्ट और स्वतंत्र विधा नहीं है, और ये तो इंग्लिश के सैटायर पर बेस्ड है। तो आपका क्या अनुमान है या आपका क्या टिप्पणी है इस पर? नहीं, मेरी टिप्पणी ये है, अभी कल भी एक किसी फेसबुक में किसी के उस पर विभा रानी ने प्रश्न, शायद प्रताप सहगल के उस पर, अच्छा वो नाटकों का मामला था। नाटकों को भी मतलब प्रताप सहगल ने शायद ये कहीं लिखा था कि मैं इसको नाटक को विधा के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि नाटक भी साहित्य की विधा है और व्यंग्य भी साहित्य की विधा है। ठीक बात। और यह सटायर की नकल नहीं। फिर इसकी उत्पत्ति कहां से आप घोषित करेंगे? आप पुराने साहित्य को, संस्कृत साहित्य को देख लीजिए, क्या उसमें व्यंग्य नहीं है? क्या वहां भी व्यंग्य उपस्थित है? संस्कृत साहित्य में भी व्यंग्य है। कुछ उदाहरण देंगे? आप उदाहरण तो इस समय मैंने रहा हूँ, संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है कि ये सटायर की नकल नहीं है। व्यंग और नाटक तो हमारे यहाँ समृद्ध परंपरा थी ही। नाटक तो समृद्ध परंपरा थी। हाँ, तो फिर जब अगर नाटक समृद्ध परंपरा थी तो आप कैसे कह सकते हैं कि नाटक को हम मतलब स्थापना की जरूरत है? ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ की जरूरत नहीं है मेरी समझ में। सुनिए, हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है कि हमारे यहाँ आलोचक जो है ना वो सब तय करते हैं, और कमी यह है कि हमारे यहाँ लेखक की अपेक्षा करते हैं कि आलोचक ही लिखे तभी हम रचनाकार के रूप में स्थापित हमारी इस विधा को स्थापना मिलेगी। जरूरत इस बात की है कि अगर आपको लगता है कि इस रचना की बात नहीं हो रही है तो लेखकों को, उस विधा के लेखकों को लिखना चाहिए लगातार अपनी उस विधा के बारे में। ठीक बात है। इतना लिखा जा रहा है आजकल, फेसबुक पे कलम रंगे पड़े हैं, ट्विटर पे भी लोग ट्वीट करते रहते हैं, अखबारों में, प्राइवेट अखबारों में, मैगजीन्स में कितना कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन पाठकों का तादाद में क्यों उतना नहीं बैठ पा रहा? आपकी नजर में क्या कारण है? दरअसल इतना चीजें उपलब्ध हो गई हैं कि पाठक तमाम इधर उधर पढ़ लेते हैं, और एक और बड़ी बात यह हो गई है कि पाठक, वही अभी आपने जो उपन्यासों की बात की ना कि छोटा उपन्यास होना चाहिए, पाठक छोटी चीज पढ़ करके और अपने को संतुष्ट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो युवा पाठक है उसके पास समय का बहुत अभाव हो गया है। उसके लिए जीवन को व्यवस्थित करने की सबसे बड़ी चुनौती आ गई है उसके सामने। नौकरी, अब आप देखिए ना, मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी करने वाले बच्चे हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते हैं। आप इस बात को जानते होंगे, आपका बेटा भी नहीं पढ़ते हैं वो। कई बार तो हिंदी की गिनती बोल दो तो उसका अंग्रेजी में पूछते हैं इसको क्या कहते हैं। अरे अभी एक दिन मैं पोस्ट ऑफिस गया, मुझे कोई पैकेट लेके जाना था, और वो बंदा जो
पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर है, 50 साल की उम्र का बंदा होगा, ठीक है ना। मैंने हिंदी में पिन कोड नंबर लिखा हुआ था, गलती से। अंग्रेजी में हाँ नहीं, अंग्रेजी में नहीं, उसने मुझसे कहा कि सर आप इसको पढ़कर बताइए अंग्रेजी में। हाँ हाँ आप देखना, उसने कहा कि आप इसे पढ़कर बताइए अंग्रेजी में कि ये क्या। हमने कहा क्यों भाई, आप तो इस उम्र के हैं, ये आपने हिंदी पढ़ी होगी ना, सब भूल गए। कहता सब भूल गए। भूल गया होगा, पक्का भूल गया। सही बात है। अभी तो बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ कि अगर एक सेंटेंस में 10 शब्द हैं तो उन 10 में से 7 अंग्रेजी के और 3 हिंदी के। असल में ये जो आप कह रहे हैं ना कि पढ़ने का वो लोगों में रुचि कम हुई है, रुचि कम होने का सबसे बड़ा कारण केवल यही है कि वो प्रोफेशनल कोर्स ज्यादा करने लगे। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में देखिए, हिंदी पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। हर विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या या साहित्य पढ़ने वालों की संख्या कम हो रही है। सही बात। क्योंकि नौकरियां नहीं है। पहले तो ट्रांसलेटर और दूसरी कुछ नौकरियां हुआ करती थी, दुभाषिया वगैरह वगैरह, लेकिन अब तो वो सरकारों ने ट्रांसलेटर वगैरह की भी नौकरियां, हिंदी अधिकारियों की नौकरियों पर भी लगभग एक तरीके से मुझे लगता है प्रतिबंध सा लगा रखा है। तो ले लेकर के टीचिंग जॉब, तो कितने लोग टीचर बनेंगे, है ना। ठीक बात है। और तो उसमें भी पूरा देश हिंदी नहीं पढ़ना चाहता, तो हर जगह हिंदी टीचर की हाँ, तो जो थोड़ा बहुत हैं वो पुराने लोग पढ़ते हैं, और कुछ नए लोग हैं जिनमें थोड़ी सी रुचि होती है, वो पढ़ते हैं। बाकी इंटरेस्टिंगली पहले 3 लैंग्वेज त्रिभाषा फार्मूला में संस्कृत आती थी, अब उर्दू डाल दिया है। अब उर्दू डाल दिया है। उर्दू तो मुझे लगता है कि 1976-77 के आसपास जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ये वो ऑप्शनल कर दिया था कि जिसे संस्कृत लेना है वो संस्कृत ले, जिसे उर्दू लेना है वो उर्दू ले। तो बहुत सारे कारण हैं। खास तौर से सबसे बड़ा कारण जो युवा पीढ़ी के साथ है कि वो है उनको व्यवस्थित होने की जो चिंता है ना, प्रोफेशनल मतलब एक तो ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उनकी हिंदी में रुचि नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदी से नौकरी नहीं मिलनी है। और दूसरी बात यह है कि वही बात है कि या तो बेकार हैं तो नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, तो कहाँ से वो पढ़ेंगे आपसे। ठीक बात है। एक और समस्या भी है कि लेखक भी अपना किताब लिख करके 5 प्रतियां लेकर के संतुष्ट हो जाता है। आप प्रकाशक है तो मैं क्या कहूँ। नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं साहित्यकार पहले हूँ। हाँ, और पहले मेरी जितनी किताबें छपी, करीबन 20 तक छपी, उनका अनुभव अलग है, और शायद उसी अनुभव के कारण मैं प्रकाशक बना। देखो संजीव भाई, आप तो शायद आपसे मेरी इस बारे में बात दी हुई है कि मैं आज भी अपने सभी प्रकाशकों को कहता हूं कि भैया मुझे तो 10 कॉपी देना। मैं संतुष्ट नहीं हो पाता हूं 5 कॉपी से। पहली बात, 5 कॉपी पता ही नहीं चलती कहां जा रही। हाँ, इतना जरूर अब मैंने कर दिया है कि पहले मैं अपने प्रकाशकों से 20, 25, 30 कॉपी तक ले लेता था, लेकिन अब समीक्षाओं की भी स्थितियां खराब हो गई हैं। अब पत्रिकाएं नहीं बची हैं, पत्रिकाएं बची हैं तो मेरा कर तेरा छाप उसका आपस का जो गिव एंड टेक का मामला हो जाता है। तो हम जैसे लोग 4-5 समीक्षाएं हो जाएं तो बहुत बड़ी बात मानते हैं। और वो भी आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं मैं, मतलब लिपा छिपी करने की बात नहीं है, कि वो भी तब छपती हैं जब आप किसी पत्रिका में स्वयं बात करते हैं। वो कहते हैं भाई आप समीक्षक देख लो, आप किसी को कह दो वो लिख दे हमारे यहाँ, तब छपती। और ये सभी की बात है। अगर कोई ये कहे, दावा करे कि नहीं हमने तो पुस्तक भेजी थी और वो उसमें हंस में और समीक्षा छप गई, तो हंस में पुस्तक भेज दो, हमारे जैसे लोगों की पुस्तकें जाती हैं और डंपों पे पड़ी रहती हैं। वहां पहले आप किसी संपादक से बात करेंगे, संपादक आपका अगर परिचित है तो कह देगा भाई हाँ ठीक है आप किसी को दो या चलो उनको भेज दो आप प्रति। और सर जी मैं ये कन्फ्यूज करना चाहूंगा कि एक अखबार है जिसका नाम है जनसत्ता। हाँ, जनसत्ता में प्रतियां, जनसत्ता में अब तक मेरी 4 समीक्षाएं छपी हैं, और सत्य वचन ये है कि मैंने किसी से नहीं कहा। हाँ, जनसत्ता में तो मेरी भी समीक्षा बिना किसी को कहे छपी। ऐसे ईमानदार अखबार भी हैं। हाँ, है, ये मानता हूँ, बिल्कुल ईमानदार अखबार की समीक्षा छाप देते हैं बिना कहे हुए भी, देख करके कि वो पुस्तक ठीक है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जनसत्ता में तो मेरी भी जितनी भी समीक्षा छपी है बिना, मैंने तो
पुस्तकें भेज दी और समीक्षाएं छपी, और भले कभी छपी 6 महीने या 8 महीने बाद है, लेकिन छपी है। टाइम तो लगता है ना, क्योंकि हमारी किताब सारे थोड़ी लोग है। हैं। हाँ, हमारी किताब थोड़ी है, वहां बहुत सारे लोगों की किताबें है ना। खैर, तो ये बताइए कि डिजिटल युग में वर्तमान परिस्थिति तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, लेकिन डिजिटल युग में क्या भविष्य दिखता है? पाठकों की संख्या में कैसे वृद्धि महसूस करते हैं? प्रकाशकों को जिंदा रहना कैसे महसूस करते हैं आप? प्रकाशकों के सामने तो चुनौतीपूर्ण स्थिति है इस समय, तो खास तौर से कोरोना ने तो और खास तौर से पैदा कर दी है। सरकारों ने खरीदें बंद कर दी हैं। मुझे तो लगता है कि इन सरकारों की साहित्य में रुचि ही नहीं रही है, और अगर खरीद जो जिस खरीद की वजह से प्रकाशक बचे रहते थे या प्रकाशन का काम चलता रहता था, वहां पर कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व बना लिया है। उनकी किताबें खरीद ली जाती हैं, बाकी प्रकाशक बैठे रहते हैं। ठीक बात। तो आप लोगों, मतलब जो प्रकाशक है, उनके लिए तो चुनौती है, गंभीर चुनौती है। और इसीलिए लोग डिजिटल ने एक काम और अच्छा किया है, और इसी हद तक खराब भी है। अच्छा यह है कि एक सीमा में पुस्तकें प्रकाशित कर ली गई, उसके बाद जब डिमांड आएगी तो उस हिसाब से फटाफट छप जाएंगी, है ना जी। प्रकाशन की प्रक्रिया क्या होती है मुझे नहीं मालूम कि आप लोग ये डिजिटल से कैसे किताबें छपती हैं या ऑफसेट में कैसे छपती हैं, लेकिन शायद ये है कि डिजिटल में ये होता है कि आपने 50 कॉपी छाप ली है, 60 कॉपी छाप ली है, तो आपने छाप ली और बाकी जैसे डिमांड आएगी कहीं से तो छप जाएगी। तो संकट तो जब प्रकाशक की ये स्थिति है, तो क्या लेखकों और प्रकाशकों को मिलकर के कोई उद्यम नहीं करना चाहिए? क्या उद्यम करें लेखक और प्रकाशक? मेरा पॉइंट ये है, क्या करना आप? जैसे मान लीजिए कोई स्टडी सेंटर बनाया जाए प्रकाश लेखकों के द्वारा, जहां लोग बैठे और किताबें थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूटरी मंगाई जाए, और मान लीजिए कि रुचि जागृत हो। अब आप वो बात कर रहे हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि आज की स्थिति ये हो गई है कि लेखक आपस में नहीं मिल पा रहे। लेखक आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो ऐसे सेंटर कहां से बनाएंगे? ये तो मिल बैठ करके। हमारे को साक्षात्कार में किसी ने ये चीज कही कि अब दुनिया मठाधीशों की हो गई। तो क्या ऐसा आते हैं कि लॉबिंग और ये सब चीजें ज्यादा प्रेवलेंट हो गई हैं, इसलिए प्रकाशक अपने ऊंचे उठने के लेखक अपनी इमेज की ही चिंता करता है, किताब की नहीं? ठीक कह रहा। जिन्होंने किताब की चिंता तो खैर करते हैं, तभी तो अपनी चिंता होती है। अपनी चिंता तो तभी करेंगे जब कोई किताब उनकी आ रही होगी, ठीक है ना, उसी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मठाधीशी तो हो गई है, और मठाधीशी आज से नहीं है। अगर मठाधीशी की बात करें तो मठाधीशी तो भाई नई कहानी के जमाने से शुरू हो गई। मुझे तो लगता है उससे पहले से थी। हाँ, ठीक कह रहे हो। आपको याद होगा एक बार शिव और पार्वती के बीच में ये चर्चा हुई कि दोनों बच्चों में प्रथम पूज्य कौन होगा। तो ये हुआ कि जो दुनिया का चक्कर लगा करके आ जाएगा पहले वो प्रथम होगा, है ना। तो कार्तिकेय जी तो अपना मोर लेके उड़ गए कि मैं तो अभी आया उड़ के, चूहे भी ये क्या सवारी करेंगे। लेकिन गणेश जी बड़े समझदार थे, उन्होंने माता पिता की एक परिक्रमा की और खड़े हो गए हाथ जोड़ करके कि सामने मेरा तो त्रैलोक्य माँ और बाप है। और ये बात शंकर पार्वती ने मान ली, प्रथम पूज्य हो गए। तभी से परिक्रमा पराक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। परिक्रमा तो पराक्रम से ज्यादा तो इसलिए पराक्रम नहीं जीतता सर, परिक्रमा जीतती है। सुनो, यही हो रहा है, परिक्रमाएं हो रही हैं। और ये परिक्रमाएं जो है, शुरुआत तो मुझे लगता है कि नई कहानी के दौर से शुरू हो गया था, धीरे धीरे, लेकिन उतना नहीं था। बहुत जो मठ थे वो बहुत कम थे। तो जैसे कि राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश ने अब कोशिश करी। ठीक बात है। गहनता से उसका अध्ययन करिए, और इसके पश्चात उसको अपने अंदर चिंतन मनन का हिस्सा बनाइए। कुछ उस पर चिंतन मनन करिए, और उसके पश्चात आप उसे लिखिए। एक बात, इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। बिल्कुल ठीक बात। दूसरी बात, अध्ययन न केवल अपने समकालीनों का, अपने से पहले पूर्व पीढ़ी का भी अध्ययन बहुत जरूरी है, जो कि हमारी युवा पीढ़ी पूर्व पीढ़ी को तो कुछ समझती नहीं है, ऐसा मेरा अपना मानना है। वो पूर्व पीढ़ी को पढ़ना नहीं चाहते।
नहीं पढ़ना चाहते। उनको लगता है कि जो हमारे समकालीन है उनमें भी दो चार को अपने आसपास वाले लोगों को पढ़ लिया और बहुत पर्याप्त है, और वो जो लिख रहे हैं वो तो महान रचना बनने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। महान रचना बनने के लिए बहुत बहुत साधना तपस्या करनी पड़ती। और अगर वो जीवनियां पढ़ें, लोगों की आत्मकथाएं पढ़ें, तो पता चल जाएगा उनको कि लोगों ने कितने कितने संघर्ष किए हैं एक साहित्यकार के रूप में आने के लिए, कितना साहित्यकार बनने के लिए। तो न केवल अपने हिंदी के पूर्व पीढ़ी के लोगों को, अपने समकालीनों को, पूर्व पीढ़ी के लोगों को, हिंदी तक जो हिंदी की दूसरी भाषाएं हैं भारत की, उनके लोगों को, और विश्व साहित्य से जुड़ना बहुत जरूरी है। भारत में क्या लिखा गया और विश्व में क्या लिखा जा रहा है, दूसरे लोगों ने क्या लिखा है, वहां भी पहले के लोगों ने क्या लिखा और आज के लोग क्या लिख रहे हैं। ठीक बात है। तो ये और एक और बात कि पुरस्कारों के पीछे बिल्कुल न दौड़े। पुरस्कार किसी रचनाकार की प्रतिष्ठा का मानक नहीं होता है। ठीक बात है। रचना उसकी प्रतिष्ठा का मानक होती है, पुरस्कार नहीं होते। ठीक बात है। मैं एक रचनाकार की बात करूंगा, नाम नहीं लूंगा, कि उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए हैं। मैं हिंदी के रचनाकार की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े पुरस्कार मिल गए हैं, लेकिन उन पर आलोचनात्मक पुस्तकें अभी तक नहीं आई। क्यों नहीं आई हैं? आलोचकों ने उनको क्यों छोड़ा हुआ है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका पुरस्कार कैसे मिलते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक बात, हमें भी अनुभव हो गया है। हाँ हाँ हाँ, बिना लाबीन के आप कितने भी बड़े लेखक हों, लेकिन अगर आपकी पहुंच नहीं है तो आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं जुगाड़ बनाना पड़ेगा। मैंने आज के पुरस्कार जुगाड़ के पुरस्कार हो गए हैं। और ठीक बात है। ये केवल छोटे मोटे पुरस्कारों की बात नहीं है, या कुछ राज्य सरकारों के पुरस्कारों की बात नहीं है। केंद्रीय पुरस्कारों की बात कर रहा हूं, वहां भी लॉबिंग। ठीक है ना? तो पुरस्कारों के पीछे दौड़ करके मतलब उससे कुछ फायदा नहीं होता है। पुरस्कार मिल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि किसको मिला था, कब मिला था, क्या हुआ था। ठीक है ना? रचना आपकी जिंदा रहेगी, रचना जिंदा रहेगी। हाँ, भीष्म साहनी को अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं भी मिलता तो भी भीष्म साहनी है। ठीक बात है। यशपाल को नहीं मिला, यशपाल को खारिज कर दो, नहीं कर सकते आप। ठीक बात है। तो ये है मेरा मतलब। और एक मिनट, मैं यहाँ पर क्या नाम, उदय प्रकाश को मिल गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, कितनी छीछा लेकर हो रही है, कैसे मिला है सारी दुनिया को पता है। ठीक है ना? नहीं, हम तो आपको एक वैदिक सिद्धांत बता दिए जी, परिक्रमा जीतती है, पराक्रम नहीं। एग्जैक्टली, परिक्रमा जीतती है, लेकिन ये भी आपको बता दूं कि अंततः पराक्रम ही स्थायी रहता है। परिक्रमा जो है, परिक्रमा कर लीजिए, और जब परिक्रमा खत्म हो गई, आपने परिक्रमा करके जो कुछ हासिल कर लिया, मैं वो गणेश जी की बात छोड़ देते हैं। गणेश जी ने परिक्रमा किया और उनके माता पिता ने उनको आशीर्वाद दे दिया। तो यहाँ पर परिक्रमा, मठाधीशों की परिक्रमा करके, पुरस्कार देने वाले लोगों की परिक्रमा करके आपने पुरस्कार पा लिया, और उसके पश्चात फूल गए। अब आप उदाहरण ले लीजिए, मतलब आपको मैं बताऊं, इस बार के उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों में आपने देख लिया है कि कैसे कैसे लोगों को पुरस्कार मिले। मैं तो बहुत खुल करके बोलने वाला आदमी, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैंने यार तो संजीव भाई इतना लिख दिया है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या करता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। और ना मुझे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पीछे में दौड़ने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है ना? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कैसे लोगों को दिया गया। और भगवान सिंह ने पुरस्कार वापस किया। वो एक बड़े रचनाकार थे, और भी बड़े रचनाकार हो गए। क्यों? क्योंकि उनका साहित्य, उनके पास साहित्य है। और जिनको दिया गया है उनके पास क्या है। मैं तो ऐसे नाम है जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, जिनको साहित्य जगत भी नहीं जानता है। मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि ऐसे व्यक्ति को उस भाषा का पुरस्कार दे दिया गया जिस व्यक्ति ने कविता, कहानी या लघु कथा तक नहीं लिखी उस भाषा में। ऐसा ही है वहां तो बस वही परिक्रमा है। बल्कि आप देखिए कि मतलब उन्हीं के लोग आलोचना कर रहे हैं कि कैसे लोगों को दे दिया इस बार। क्या अच्छा, एक चीज मैं आपको और सप्लीमेंट करना चाहूंगा कि परिक्रमा और पराक्रम के बीच में जंग सिर्फ कार्तिकेय और गणेश के केस में नहीं हुई। एक बार क्या हुआ कि अहिल्या के विवाह का प्रश्न आया, तो ब्रह्मा जी जो उनके पिता थे,
उन्होंने ये ये है कि मैं उनके मतलब इस चीज को आप एडिट करवा दीजिएगा। मैं एक मतलब बातचीत के दौरान मैंने ये बात मुझे लगा कि मैं कहूं, और मुझे मालूम था कि आप उससे जुड़े हुए मैं हैं। 1 मिनट आपसे लूंगा, आखिरी प्रश्न पूछ लें, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, फिर हम हाँ बतिया ठीक सकते हैं। ठीक ठीक। तो आखिरी प्रश्न हमारा सिर्फ ये है कि पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए आपके विचार से क्या और कार्य करने चाहिए, क्या? असल में बड़ा बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए तो गांव-गांव जा करके प्रचार अभियान करना चाहिए। पाठकों को जोड़ने के लिए मोहल्लों में छोटी-छोटी लाइब्रेरीज खोली जानी चाहिए। वो समस्या इस बात की है कि ऐसे कैसे लोगों को जोड़ा जाए। ये काम तो जो है सरकारों की है दरअसल। ये ठीक अगर है आप जैसे किसी सरकार से मान लीजिए दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार जो मोहल्ला क्लिनिक खोल रही है, ऐसे ही कुछ